जय श्री सीताराम। नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अवधारणा क्या है? वो ये है कि नवमांश कुंडली जो है उससे भी आप अपना कैरियर देख सकते हैं। खास तौर पर यह कहा जाता है कि आपकी शादी के बाद में नवमांश कुंडली एक्टिवेट हो जाती है और फिर उससे आप कैरियर देखेंगे, उससे आप धन देखेंगे, उससे आप बच्चे देखेंगे, है ना, उससे आपका भविष्य देखा जाएगा। जबकि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं ज्योतिष कई वर्षों से सिखा रहा हूं और यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में क्रमबद्ध तरीके से मैंने ऐसे वीडियोस डाले हैं जिन्हें यदि आप लगातार क्रमबद्ध देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो बन ही जाएंगे। और ये मेरा दावा है। और फ्री में वो वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, उससे कोई चार्ज मैं नहीं लेता हूं ज्योतिष सिखाने का। वहां पर उस प्लेलिस्ट में फ्री में अवेलेबल है। जबकि उसी लेवल का यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जाएंगे तो उसको एडवांस एस्ट्रोलॉजी कह दिया जाता है और उसमें कुछ चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं, जो कि मेरे YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी के प्लेलिस्ट में एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, फ्री में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वहां पर आप सीख सकते हैं। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। तो मैं वहां पर क्यों गया, उस प्लेलिस्ट की बात मैंने क्यों की? उसमें मैं कई बार नवमांश कुंडली के बारे में कह चुका हूं। नवमांश कुंडली जो है वो ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन है। हाँ जी, इस बात को याद रखिए, नवमांश कुंडली सिर्फ और सिर्फ आपका वैवाहिक जीवन है। विवाह के लिए, विवाह कब होगा इसके लिए भी नवमांश कुंडली देख सकते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा होगा इसके लिए भी नवमांश कुंडली देख सकते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, हाँ, ये भी नवमांश कुंडली में। तो मतलब विवाह से रिलेशन यदि किसी चीज का है, विवाह के साथ कोई रिलेशन है, विवाह की कुछ बात है, तो उसके लिए ही D9 चार्ट या नवमांश कुंडली देखी जाएगी। न कि सारी चीजें आप कब जॉब लगेगी, क्या बिजनेस करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, शादी के बाद में नवमांश कुंडली एक्टिवेट हो जाती है। ये सब अवधारणा, मिसकंसेप्शन, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा यदि आप अभी तक ये बात सोचते आ रहे हैं तो नवमांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए ही देखी जाती है। तो उसमें दूसरे खाने क्या करते हैं? फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उसमें भी तो 10th हाउस है, उसमें भी तो 1st हाउस है, उसमें भी तो 4th हाउस है। तो देखो, ऐसा होता है, यहां पर इसको इस प्रकार से भी देखा जाता है कि भाई देखो, D9 चार्ट है, उसका भी एक सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव है, वहां पर भी किसी ग्रह की दृष्टि पड़ सकती है ना। तो मान के चलो शनि महाराज जो हैं वो दशम स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वहां से 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी ना। तो दशम स्थान जरूरी तो है ना। तो दृष्टि भी तो भले, देखो शनि महाराज खुद सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं, शनि महाराज खुद पत्नी के भाव में नहीं बैठे, लेकिन दृष्टि तो डाल रहे, तो दृष्टि भी तो इंपॉर्टेंट होती है। तो दृष्टि से भी तो हमको कुछ समझ में आएगा ना। तो इसलिए हमको सारे भाव की जरूरत होती है। नवमांश कुंडली में भी सारे भावों की जरूरत होती है, लेकिन उसमें भी मुख्यतः लग्न, पहला भाव, 7th हाउस, सप्तम भाव के स्वामी, और उस सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, ये सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। और जब ये कैलकुलेशन किया जाता है तो इसके लिए सारे भावों को एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि प्रभाव मान के चलो 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस पे जाकर के बैठ गए, तो अब ऑब्वियसली उस 11th हाउस का भी प्रभाव देखा जाएगा ना, क्योंकि 7th हाउस का पत्नी भाव या पति भाव का स्वामी है वो। हाँ, तो वैवाहिक जीवन के लिए ही D9 चार्ट देखा जाता है। भले ही D9 चार्ट में 12 भाव होते हैं। फिर ऐसे तो D10 चार्ट भी हो गया, दशमांश कुंडली जिसको कहा जाता है, कर्म के लिए देखा जाता है। अब उससे भी आप विवाह को देख लीजिए, उससे भी आप बच्चों को देख लीजिए, उसमें भी तो 12 के 12 भाव हैं, उसमें भी तो सारे खाने बने हुए हैं। तो अब यहां पर आप सारे खाने बने हुए हैं, सारे भाव बने हुए हैं, सारे हाउसेस बने हुए हैं। इससे आप इस चीज को कैलकुलेट मत कीजिए कि सारी ही चीजें देख ली जाएगी D9 चार्ट में। एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको ना ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आपको सिखा रहा हूं, ये कोई बात नहीं, कोई सिखाता नहीं है। देखो, मैं कई वर्षों से कंसल्टेशन दे रहा हूं, कई वर्ष हो गए मेरे को कंसल्टेशन देते देते। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है और सिर्फ एक जगह का नहीं,
कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो यहाँ का एक्सपीरियंस है, महाराष्ट्र पास में है, गुजरात लगा हुआ है तो यहाँ का एक्सपीरियंस है। नहीं, मुझे पूरे विश्व का एक्सपीरियंस है। पूरे विश्व के जो लोग हैं वो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वैवाहिक जीवन के लिए। D1 चार्ट जिसको हम लग्न कुंडली कहते हैं, उसका भी सप्तम भाव का स्वामी, उस पर कौन से किस ग्रह के प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुंडली मिलान, मैच मेकिंग। यदि कहीं D9 चार्ट खराब हो भी जाता है, यदि कहीं लग्न कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश खराब हो भी जाता है, तो भी यदि कुंडली मिलान अच्छे से किया तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई यदि कुंडली मिलान ही सब कुछ है तो फिर D9 चार्ट क्यों ही देखे या लग्न कुंडली क्यों ही देखे? तो इसके मैं आपको आंसर देता हूं। पहला आंसर तो यह है कि शादी कब होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो D9 चार्ट और D1 यानी लगन कुंडली और नवमास कुंडली से ही तो पता चलेगा। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, दिशा कौन सी होगी, कहां किस जगह पर शादी होगी, ये भी वैसे ही पता चलेगा। तीसरी बात ये कि देखो, कुंडली मिलान करके शादी करने से वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है। लेकिन मैं आपको इसका रेशियो बताता हूं, इसका परसेंटेज बताता हूं। तो यदि आप नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहे हैं और कुंडली मिलान नहीं कर रहे हैं, मैच मेकिंग नहीं कर रहे हैं शादी के पहले, तो नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली को मिला लिया जाए तो ओवरऑल वैवाहिक जीवन के बारे में केवल 20% आपको पता चलेगा। हाँ जी, 20%। और ये मेरा अनुभव, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलने वाला कि ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा हुआ है 20%, नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, और यही एडवांस एस्ट्रोलॉजी है। और वो जो 20% है वही आपको सिखाया जाता है, हाँ, वही आपको बताया जाता है। यहां तक कि कई सिखाने वालों को भी ये बात नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर के वो एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू कर रहे हैं। तो केवल 20% D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली और लगन कुंडली को देखेंगे, वैवाहिक जीवन को देखेंगे, वैवाहिक जीवन का एनालिसिस करेंगे, तो केवल 20% वैवाहिक जीवन निकल करके आएगा, और 80% जो बचेगा वो डिपेंड करेगा मैच मेकिंग पर, कुंडली मिलान पर। तो आप खुद सोचिए कि यदि 20% खराब होता भी है, मान के चलो मैंने कहा D9 चार्ट आपका खराब है, मान के चलो मैंने कहा लगन कुंडली का सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव के स्वामी जो है वो खराब है, मैंने कह दिया, तो इसको ये मत समझिए कि आपका वैवाहिक जीवन ही खराब है। इसको इस तरह से समझिए कि 20% मेरा खराब है, अब 80% फिर भी मेरे पास बचा हुआ है, और वो है कुंडली मिलान, मैच मेकिंग। यदि मैं मैच मेकिंग करके, कुंडली मिलान करके शादी करता हूं या करती हूं, तो मेरी पत्नी या मेरे पति जो है वो अच्छे होंगे। तो मैच मेकिंग, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मैच मेकिंग पर ज्यादा जोर दो, ना कि पर्सनल कुंडली पर। पर्सनल कुंडली ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें बहुत अच्छे योग दिखा रहे हैं, विवाह के पश्चात भाग्योदय दिखा रहा है, संतान के पश्चात भाग्योदय दिखा रहा है, वाजिब आपकी किस्मत है। तो 20% में 10% भी अच्छा है, 20% पूरा का पूरा अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन आप इसको उल्टी तरीके से सोचिए कि मैंने कहा 20% आपका बहुत अच्छा, मतलब वैवाहिक आपकी लगन कुंडली बहुत अच्छी है विवाह के दृष्टिकोण से, आपकी नवमांश कुंडली बहुत अच्छी है विवाह के दृष्टिकोण से, मैंने कह दिया, और आपने बिना कुंडली मिलान के शादी करी, मतलब कुंडली मिलान में दोष आ गए। तो दोष यदि आ गए तो 20% तो मैंने अच्छा कहा था, 80% आपने दोष ले लिए, गए काम से। आप समझे मेरी बात को? तो नवमांश कुंडली, पहली बात तो अवधारणा उसकी क्या है, ये मैंने आपको बताया कि गलत अवधारणा है, ओवरऑल जीवन नहीं देखा जाता, सिर्फ वैवाहिक जीवन देखा जाता है। और फिर मैंने आपको ये समझाया कि सिर्फ नवमांश कुंडली या सिर्फ लगन कुंडली पर ही वैवाहिक जीवन के लिए डिपेंड नहीं होना है, मैच मेकिंग डिपेंड ही होना है, तो मैच मेकिंग पर डिपेंड होना है, और मैच मेकिंग कुंडली मिलान करके ही शादी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सूट आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।